Hello, my dear students. You're welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini, and today I am going to discuss some structure writing of covalent compound and identify which type bond present between atoms, like a sigma bond, like a pi bond, and in case of pi bond, which type pi bond may be p pi, d pi, etc. ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको कुछ कोवेलेंट कंपाउंडों की स्ट्रक्चर राइटिंग बताता हूँ। देखो आप ध्यान से समझिए, ठीक है, कैसे लिखी जाती है सनू। बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से मैं शुरू करूंगा। कुछ आपको बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। जैसे सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट है, यदि सेकंड पीरियड का कोई एलिमेंट है तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकता, इसलिए उसकी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जिनमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को या तो डॉट से लिखते हैं या क्रॉस से, उनको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स। उन लुईस डॉट स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल ओबे होना चाहिए, ध्यान रखना आप। ठीक है, कैसी होनी चाहिए? ऑक्टेट रूल। ये स्ट्रक्चर ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं और इलेक्ट्रॉनों को ऑलवेज पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे सपोज आपको ये O2 बनानी है, बोले साहब O2 का स्ट्रक्चर बताओ, तो आप क्या करना, दो तीन स्टेप है, देखो आपको बताऊं। सबसे पहले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को ऐड कर लेना, प्लस माइनस चार्ज। प्लस का मतलब है कि यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन कम कर देना जितना पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेना। तो इसमें तो न्यूट्रल है, तो 6 + 6 यानी आपके पास में 12 इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल? 12 इलेक्ट्रॉन यानी 6 पेयर। वैलेंस शेल में लिखना है 6 पेयर है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पेयर है 6। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है डाई एटॉमिक स्पीसीज को ऑलवेज लीनियर ही लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए कोई सेंट्रल वेटन एटम नहीं होता। डाई एटॉमिक स्पीसीज है तो लीनियरली दो ऑप्शन अरेंज कर लो। अब ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स को इस तरीके से अरेंज करना है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए बोल रहा हूं, इस तरीके से अरेंज करना है जिससे इन दोनों के बीच में या इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सीधी सी बात है, एक एटम के चारों ओर, इसका मतलब समझते हो, एक एटम के चारों ओर आप मैक्सिमम 4 पेयर्स लिख सकते हो। अच्छा अब आप सुनो फिर दोबारा, यदि दो एटम के बीच में एक पेयर लिखा जाता है तो उन पे दोनों की न्यूक्लियस अट्रैक्ट करती है, प्रोटॉन दोनों के न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए उस पेयर पर दोनों का राइट होता है। जैसे ऐसे लिख दिया, समझ गए? जैसे मैं एक थोड़ा सा हेलोजन बताता, जैसे बोलो फ्लोरीन बताएं आप, तो फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 होते हैं, तो 14 का मतलब 7 पेयर हो गए आपके पास में। ठीक है, तो ये मैंने जैसे फ्लोरीन लिखी, एक फ्लोरीन एटम लिखा, एक फ्लोरीन एटम लिखा। अब 7 पेयर लिखने, तो एक पेयर तो लिख दिया मैंने बीच में, इसका मतलब समझ गया कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दोनों का राइट रहेगा, और तीन तीन पेयर सिमेट्रिकली यहाँ डाल दिए। देखो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। देखो इधर ध्यान से, तीन तीन पेयर यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो बीच में पेयर लिखा हुआ है इसमें दोनों का राइट है, ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट ऐसे। और इसका मतलब हुआ कि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हुआ, सिग्मा बॉन्ड है, पीपी ओवरलैपिंग से बनता है। अच्छा अब बात करते हैं O2 की, तो O2 में 6 पेयर हुए। तो आप साहब क्या करना, दो पेयर तो रख दो इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, और बाकी दो दो पेयरों को आप इस तरह से अरेंज कर लो। आप जो दोनों के न्यूक्लियस के बीच में रख रखे उन दोनों का राइट होता है, देखो ऐसे, ऑक्टेट कंप्लीट चेक करो। क्योंकि एक एटम के चारों ओर 4 पेयर हो सकते हैं सेकंड पीरियड में, बस उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ये। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा एक पेयर से एक बॉन्ड बनता है, यदि दो पेयर बीच में लिखे हैं तो इसका मतलब डबल बॉन्ड है, और बाकी आपके पास में ये लोन पेयर है। इस तरीके से लिख देते। फॉर्मल चार्ज फाइंड करने के लिए वैसे मैं आपको फॉर्मूला भी बताता रहता हूं, बाकी सिंपल सा पॉइंट है फॉर्मल चार्ज का। क्या फॉर्मल चार्ज का पॉइंट है कि आप बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये लो। और अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे बॉन्डेड एटम को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में? 6। और इसके न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। इसका मतलब न इसने लिया न दिया, इसलिए फॉर्मल चार्ज कितना है? 0। तो आप क्या करना, बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल और अब इस एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कंपेयर कर लेना। यदि बराबर है तो 0 फॉर्मल चार्ज, यदि ये नेगेटिव में आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये था O2। अब थोड़ा सा और देखो, अब आप थोड़ा सा बड़ा दिखाता हूँ आपको। बड़ा तो क्या मतलब, यही सेकंड पीरियड के एलिमेंटों की बात सुनो। आपको 5 स्पीसीज समझाऊंगा सेकंड पीरियड के एलिमेंट की, जो आपको यही ध्यान रखना है ऑक्टेट के लिए। देखो 5-7 ही स्पीसीज होती है सेकंड पीरियड की, जो इन जनरल आपसे पूछते रहते हैं एग्जाम्स वगैरह में, नीट हो चाहे जेई हो, इस तरह से। जैसे एक तो मैंने ये O2 था, आपको एक बच्चों वाली बात बता दी कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो छोटी छोटी सी बातें, ये लो, ये 10 स्पीसीज मानो आप। एक तो मैं साइनाइड को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। एक सेकंड पीरियड का है नाइट्राइट आयन को एक्सप्लेन करूंगा। एक सेकंड पीरियड का ही एनायन बना हुआ है नाइट्रेट, नाम भी थोड़ा याद रखा करो। इसका क्या नाम है? नाइट्राइट, ITE। इसका नाम आप जानते हो साइनाइड, इसका नाम है नाइट्रेट।
नाइट्रेट। ये पूछते रहते हैं, ये क्या दिक्कत करती है बच्चों को, समझ तो बैठती नहीं है। और छोटी देखो, एक बनाऊंगा मैं ओजोन, ओजोन, एक बनाऊंगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक आपको समझाऊंगा एनओ को, इसमें क्या समस्या है। एनओ में देखो ये कुछ सेकंड पीरियड के स्पीसीज हैं, देखो एक बार ध्यान से, एनओ। और बताऊंगा एक कार्बोनेट आयन जैसा, ऐसे ये है कार्बोनेट आयन। एक कैटायन भी आता है, नाइट्रोजन बनाती है, जिसको अमोनियम आयन कहते हैं, ठीक है। इन स्पीसीज को डिस्कस करूंगा। तो पहले बात करता हूं, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, नाइट्रोजन में कितने, 5, और नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10, और वी कैन से 5 पेयर। कितने पेयर हो गए, इलेक्ट्रॉन पेयर 5। डाई एटॉमिक है इसलिए आपको लीनियर ही रखना है। अब आपको बस ध्यान रखनी है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट का ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप क्या करना, एक का इसका मतलब 4 लिख सकते हो मैक्सिमम। तो अब से ये प्रैक्टिस का पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूं, आप जितने घर पे प्रैक्टिस करेंगे उतना आ जाता है। तो 3 पेयर तो लिख दो बीच में, और एक एक पेयर साइड में लिख दो। अच्छा, जो बीच में लिख दिए उनका मतलब समझते हो कि उन पे दोनों का इक्वली राइट है, बराबर। तो जैसे मैं CN की बात बोलूं, साहब ऑक्टेट कंप्लीट करा के दिखाओ, तो बराबर राइट, न्यूक्लियस दोनों का ट्रेड करता है, हो गया ऑक्टेट। इसी तरह से नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। अच्छा, जब आपने बीच में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर लिखे हैं, तो आप इसका मतलब समझेंगे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और एक एक आपके पास में पेयर बचा हुआ है। अब आप फॉर्मल चार्ज फाइंड करना। देखो इतना करने के बाद सोचना कि इलेक्ट्रॉन किसका कहां पर है। अब फॉर्मल चार्ज, अब फॉर्मल चार्ज का एक सीधा सा मीनिंग है, और एक फॉर्मूले तो दुनिया भर के होते हैं, लेकिन एग्जाम में याद रहे जो चीज होती है। एग्जाम में ये बात याद करनी थी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और एटम के वैलेंस शेल, न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से कंपेयर कर लो। तो साहब ऐसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में अब इस कार्बन के पास मुझे 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, वैलेंस शेल में होते न्यूट्रल में 4 है, इसका मतलब इसके पास में वैलेंस फॉर्मल चार्ज है -1। ये लो साहब, इस पे लिख दो -1। कार्बन नाइट्रोजन पे चेक करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 5, होते भी कितने, 5। लो भाई 5 - 5 = 0, इस पर 0 न्यूट्रल चार्ज है। तो ये जो साइनाइड आयन है, पूछे साहब ये नेगेटिव चार्ज किस पे है, कार्बन पे। अब वैसे भी समझिए आप, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये 5वें इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नेगेटिव चार्ज आया, ये साइनाइड आयन है। क्लियर। तीसरी स्पीसीज बताता हूं, देखो आप इनको समझना। थर्ड देखो, तीसरी स्पीसीज है साहब आपके पास में, बस ये सेकंड पीरियड के लिए मैंने अभी जानबूझ के, फिर थर्ड और हायर पीरियड के एलिमेंट लूंगा, ठीक है, उनमें कोई अलग चीज है। अब जैसे नाइट्राइट की बात करता हूँ, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के में 6, तो 2 ऑक्सीजन है साहब 6, और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक कहीं से ले रखा है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18। 18 का मतलब कितने पेयर हो गए आपके पास में, 9 पेयर। अब आप सुनो, जब 2 से ज्यादा स्पीसीज हो, एटम हो, तो आप उसमें से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉलीवैलेंट एटम, ध्यान से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड पॉलीवैलेंट एटम को रखो सेंटर में, लिख दिया साहब नाइट्रोजन को, और उसके 4 और आप ऑक्सीजन लगा लो। बोले साहब 2 ही ऑक्सीजन है, कहीं भी लगा दो। तो देखो इधर नाइट्रोजन रहेगी इसके अंदर बीच में, और 2 ऑक्सीजन थे, वो मैंने लिख दिया। फिर एक्चुअल ज्योमेट्री बनाई जाती है हाइब्रिडाइजेशन या वेस्पर थ्योरी से, वो बात की बात है, ठीक है। अब आपको 9 पेयर लिखने, अब सीधी सी बात है, 9 पेयर में ऐसे लिखना है जिससे सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो आप क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक ऑक्सीजन के पास में 2 तो एक के साथ रख दो। देखो देखो इधर ध्यान से, बोले इसका हो गया, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप क्या करो, 4 पेयर लिख सकते हो, एक इन दोनों के बीच में लिखो, और आप जो बचे वो यहाँ पे लिख दिए। चेक करो, देख कितने पेयर हो गए भाई, 4 और 4 कितने हो गए, 8, और 1 11, 9 पेयर हो गए, 9 पेयर हो गए। अब पहले ऑक्टेट चेक किया करो। बोले साहब ऐसा करने से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या, बॉन्डेड पेयर पे दोनों का राइट बोलेंगे, बोले हाँ साहब हो रहा है, देखो 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 देखो, ठीक है, ऐसे। इसी तरह से इसको भी चेक करो, बोले हाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अच्छा, जो आपने एक इलेक्ट्रॉन लिखा बीच में, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड बन गया, तो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आपने सिंगल बॉन्ड बनाया। इस पर 3 पेयर बचे हुए हैं, नाइट्रोजन पर भी 1 पेयर बचा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया लुईस डॉट में, और बाकी को ऐसे दिखा दिया। अब बोले साहब फॉर्मल चार्ज निकालो। अब फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा फॉर्मूला, फॉर्मल चार्ज का सिंपल सा एक रूल बता रखा है मैंने आपको, कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मल चार्ज का क्या है कि साहब अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और वैलेंस शेल के फ्री एटम के वैलेंस शेल से कंपेयर कर लो। बोले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको 7 दिखाई दे रहे हैं, वैलेंस शेल में फ्री एटम में कहते थे 0, फ्री का मतलब जब ये न्यूट्रल था, जब 0 थे, 7 6 थे, अब इसमें हो रहे हैं 7, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज आ रहा है -1, इस ऑक्सीजन पे, इस पे लिख देंगे था -1। ऐसे ही अब नाइट्रोजन पर चेक करो, कितने वैलेंस शेल में, अब 5, और न्यूट्रल में भी कितने होते हैं, 5 0। इस ऑक्सीजन पे चेक करो कितने दिखाई दे रहे हैं, 6, और न्यूट्रल में भी 6, बोल लो साहब,
ठीक है। तो ये हो गया साहब आपके पास में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कुल मिलाकर ऑक्टेट कंप्लीट न्यूट्रल से, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझा दूं, कई बार पूछ लेते हैं कि साहब ये बॉन्ड बना हुआ है ना जो पाई, एक पाई बॉन्ड भी है, कि ये किस टाइप का है। आप समझो, आप देखो इस काम के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का सहारा लेना पड़ता है। तो सबसे पहले इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 हो गए, 1 हो गया लोन पेयर, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई sp2। अच्छा sp2 में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, देखो ध्यान से, नाइट्रोजन का, आप इसको ध्यान से समझना, आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर बैलेंस शेल में 2s2 एंड 2p3, समझिए। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी आई साहब आपके पास में sp2, इसका मतलब एक s और 2p तो चले गए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में। तो ये जो 3 बने ना, देखो इसने 3 बना रखे हैं, इस नाइट्रोजन ने एक लोन पेयर है आपके पास में sp2 में, और एक एक ऑक्सीजन से बना लिया इसने सिग्मा बॉन्ड, इस ऑक्सीजन ये रे, इनसे क्या बना लिया इसने सिग्मा बॉन्ड। ध्यान रखना हाइब्रिड ऑर्बिटल मोस्टली सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, हालांकि एक एग्जांपल है बेंजाइन, वहां पे पाई भी बनता है, लेकिन इतना बहुत बड़ी बात नहीं है। इन जनरल आपको सिग्मा बॉन्ड बनाना है। तो ये लोन पेयर आप कोई पूछ ले, बताओ साहब ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में, तो आप आंसर देंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और इस पर सिग्मा, इतने बॉन्ड कौन सा बनाया, सिग्मा ऑक्सीजन के संग, इतने बना लिया सिग्मा। अब एक ऑक्सीजन के संग बनाना है पाई, तो नाइट्रोजन का भी ये पी है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल जिसपे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये नाइट्रोजन का भी पी है, ऑक्सीजन के पास पी होता है। तो कोई पूछे कैसा बॉन्ड हुआ था, इसका भी पी ऑर्बिटल था और इसका भी पी ऑर्बिटल था, एंड इट इज पी पाई पाई बॉन्ड, ठीक है। और एक ऑक्सीजन आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, इसलिए ये इसकी एक्चुअल बनेगी शेप हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसलिए ट्राइगोनल प्लेनर बना के चलना। हालांकि एक्चुअल में मॉलिक्यूल रेगुलर नहीं रहेगा लोन पेयर की वजह से, लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल 120 से कम आएगा। चलो वो बात की बात है। तो ये हो गया नाइट्राइट। अब बता रहा हूं आपको नाइट्रेट आयन को, देखो ये सेकंड पीरियड की कुछ स्पीसीज है, देखो एक बार ध्यान से, इनको बहुत अच्छी तरह बनाना है, क्योंकि यही ज्यादातर दिक्कत करती है। थर्ड में, फोर्थ में, हायर पीरियड में तो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती क्योंकि वहां पर वो ऑक्टेट को एक्सपेंड करने की एबिलिटी रखता है एमटीटी ऑर्बिटल होने की वजह से, इसलिए बिल्कुल सिंपल। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे ये है नाइट्रेट, अब देखो इसको, ये नाइट्राइट था वो खत्म हो गया, अब मैं नाइट्रेट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो फिर उसी तरह से पॉइंट बोलूंगा, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के में होते हैं 6, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, और एक इसको नेगेटिव चार्ज लिखूंगा, क्यों, क्योंकि इसने ऐड कर रखा है नेगेटिव चार्ज। तो साहब हो गए 18 और 6 24 हो गए, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 12 पेयर हो गए। सबसे पहले क्या किया करो, इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लिया करो। बोले साहब 12 पेयर हैं, बीच में किसको लिखोगे, नाइट्रोजन को, 4 और लगा दोगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन। अब आपको फिर ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज करने जिससे सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो सेंट्रल एटम के या सेकंड पीरियड के, मैं सब कोई बोलूं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट के वैलेंस शेल में मैक्सिमम बॉन्ड बन जाए, जब उसके बाद में 4 पेयर लिख सकते हो जिससे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो नाइट्रोजन का तो हो गया, अब इस ऊपर वाली ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 पेयर और लिख दो। बोले साहब इसका भी हो गया, इसके लिए 2 ही पेयर लिखो, आप देखो ध्यान से। और इस ऑक्सीजन के लिए आपको लिखने पड़ेंगे 3 पेयर, थोड़ा प्रैक्टिस का काम है, ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा अब चेक करो, पहले तो इलेक्ट्रॉन 12 पेयर हो गए, चेक कर लेते हैं। बोले साहब 4, और यहाँ भी हो गए साहब 4 8, और ये भी दिखाई दे रहे हैं 4, बोले हो गए साहब 12, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस सेंट्रल नाइट्रोजन ने एक ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ये ऊपर वाली ऑक्सीजन जैसे मैंने लिख दिया सिंगल बॉन्ड है, एक इस ऑक्सीजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, और इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। अब वापस बोल रहा हूं, इस सेकंड पीरियड के एलिमेंट की मैक्सिमम वैलेंसी 4 हो सकती है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की, लेकिन नाइट्रोजन जब चौथा बॉन्ड बनाता है ना तो कैसा चार्ज आता है वो चेक करना। सुनो अब आगे देखें, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज निकालो। फॉर्मल चार्ज का बिल्कुल सिंपल मीनिंग कि अब क्या करो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो और वैलेंस शेल से कंपेयर कर लो। 6 थे वैलेंस शेल में, न्यूट्रल में, अब कितने दिखाई दे रहे हैं, 7, इसलिए इस पर फॉर्मल चार्ज है -1। ठीक उसी तरह से इस पे भी -1। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस पर आ जाएगा 0, और इस नाइट्रोजन को भी देखो अब आप ध्यान से, इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 4, और होते कितने था 5 होते, अब कितने 4, और फ्री टाइम में क्या था 5, मतलब न्यूट्रल में, इसका मतलब फॉर्मल चार्ज कितना आ गया +1। तो इस नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज है +1। अब आगे एक लाइन और है मेरे पास, एक लाइन आपको बताने के लिए। तो ये काम करने के बाद अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये अच्छा इसको करने के बाद एक लाइन और समझे, इस पे नेगेटिव चार्ज था, इस पे भी नेगेटिव चार्ज था, ये न्यूट्रल था, और नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज था, ठीक है। पहली बात तो पूछे साहब कौन सा पाई बॉन्ड है, तो उसी तरह आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल लेना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी, तो एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो तो बनाते हैं सिग्मा, और ये बना देगा पाई, तो पी पाई बॉन्ड है।
अच्छा, दूसरा मैं कह रहा था जब एडजेसेंट एटम के बीच में पर अपोजिट चार्ज है जो प्लस माइनस, तो आप उस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं। यानी क्या है कि जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो डोनर और जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो क्या है, एक्सेप्टर। इसलिए इस बॉन्ड को ऐसे हेड एरो से दिखा सकते हो, इसको बोल देते हैं अपन डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये ऐसे होता है नाइट्रेट आयन। अब कोई पूछ ले साहब HNO3 की स्ट्रक्चर बताओ, तो HNO3 में कुछ नहीं, एक हाइड्रोजन है, इसको ऑक्सीजन नेगेटिव जो ऑक्सीजन है उसके साथ जोड़ देना, न्यूट्रल हो जाएगा वो। तो पहले नाइट्रेट आयन बना लिया, फिर कोई कहता नहीं साहब मेरे को तो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर बनानी है, कुछ नहीं, सिंपल यही स्ट्रक्चर बनाएंगे स्केलेटन, और जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पर किसको जोड़ देंगे, हाइड्रोजन को। तो लो साहब ये हो गया आपके पास में नाइट्रिक एसिड, एक एच जोड़ देना यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ये डबल बॉन्ड है ही, और ये आपके पास में चाहे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लें या इस तरह से कर लें। लो जी, ये हो गया आपके पास में नाइट्रेट आयन। और बता रहा हूँ कुछ सेकंड पीरियड के एलिमेंटों की स्ट्रक्चर देखते जाओ आप, इंपॉर्टेंट भी है, याद रखें आप, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में दिक्कत होती है। बाकी आपको मैंने समझा दिया, क्योंकि उनमें क्या है एक्सपेंड कर सकते हो, इसलिए ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल सिंपल होती है। देखो क्वेश्चन, नाइट्रेट आयन के बाद में नेक्स्ट अगली स्पीसीज लिखी हुई है ओजोन। नेक्स्ट स्पीसीज क्या है मेरे पास में, ओजोन। समझो आप, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे ओजोन। अब आपको ऐसा लग रहा होगा ना ये बिल्कुल छोटे बच्चों का काम है, आप बना के देखना तब आपको पता लगता है कि एक्चुअल में ये कैसे सीखी जाती है। ठीक है, ओजोन रिपल्सन वगैरह सबको ध्यान रखना पड़ता है। तो साहब वैलेंथ में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक ऑक्सीजन के में, तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 का मतलब 9 पेयर हो गए साहब आपके पास में उसी तरह से। अच्छा, तो बीच में क्या है, इसमें तो एक जैसे एटम है तो तीनों को अरेंज कर लो। एक्चुअल इसकी ज्योमेट्री या शेप देखी जाती है वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन से। मैं तो हाल फिलहाल आपको इनके अरेंजमेंट बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनों का। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कोई लिमिटेशन पूछे तो एक ये भी लिख देना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है ये। क्या लिमिटेशन है साहब, शेप नहीं बताती मॉलिक्यूल की, बॉन्ड एंगल को एक्सप्लेन नहीं करती, उसको हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर थ्योरी बताते हैं। तो मैं तो अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। अब आपको कितने 9 पेयर इस तरह से अरेंज करने जिससे सबका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखो एक बार ध्यान से, उसी तरह से 9 पेयर में दो तो इनके बीच में लिख दो, एक इसके बीच में, और उसी तरह 3 ही तो एटम है, बिल्कुल सेम जैसे आपने नाइट्राइट किया ऐसे ही अरेंज कर लिया। तो चेक कर लो 9 पेयर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और 9 पेयर। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, दो के बीच में तो है साहब डबल बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड। अब निकालते हैं इस पे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज का सिंपल मीनिंग क्या आता है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो और न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से कंपेयर कर लो, इसलिए इस पे मार्क कर दो -1। ठीक उसी तरह से बॉन्डेड एटम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितने ऑक्सीजन के पास दिखाई दे रहे हैं अब आपको, 5, दो इसमें दो इसमें एक, ठीक है, और होते कितने 6। इसका मतलब इस पे कितना है +1, ये 0। तो ये था अब आपके पास में ओजोन है। कोई पूछे किस तरह का पाई बॉन्ड है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, डी होता नहीं, पी पाई बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्पीसीज लिखी हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे साइनाइड आयन था ना, साइनाइड आयन उसी तरह की लीनियर स्पीसीज है, ऐसे ही बनानी है। देखो कुछ नहीं करना है, जैसे साइनाइड है N2 है, देखो जैसे ये साइनाइड बताई, इसी तरह अभी मैं आपको CO बता रहा हूं, और इसी तरह से ये N2, इन सब में ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कितने इलेक्ट्रॉन है सब में काउंट करो, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट शेल में 5 होते हैं ना, तो सब में 10, कार्बन में भी 4 + 6 10, इधर 4 + 5 + 1 10। तो ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, 10 का मतलब 5 पेयर है, सभी लीनियर है। जैसे आप CO बनाना है तो जैसे CN बनाया था ठीक उसी तरह से क्या करना, 3 पेयर तो लिखना, बीच में एक एक पेयर यहाँ लगा देना। बोले हो गया साहब ऑक्टेट कंप्लीट, लो जी ये लो, वो हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है। फॉर्मल चार्ज निकाल लो, तो मैंने आपको लाइन बता दी कि था फॉर्मल चार्ज में क्या करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को, कर दो। तो ऐसा करने से कार्बन के पास तो आ गया 5 इलेक्ट्रॉन, होते हैं 4, इसलिए -1, और नाइट्रो ऑक्सीजन के पास में आ गया 5, होते हैं 6 है, इस पे +1। इसी तरह से जैसे N2 बनानी हो सेम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या करो आप, 3 पेयर तो बीच में लिख दो और एक एक यहाँ लिख दो। देखो इधर तो बोले ट्रिपल बॉन्ड है साहब तीनों में, साइनाइड की अभी बताई थी। बोले कोई फॉर्मल चार्ज, बोले 0 है क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, चेक कर लो। ऐसे ही अभी साइनाइड की बताई थी, साइनाइड में भी ये ट्रिपल बॉन्ड, एक एक लोन पेयर यहाँ रख दिए, बोले साहब ऑक्टेट कंप्लीट, लेकिन इसमें क्या है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इस पे -4, ये न्यूट्रल था, क्लियर। तो इन तीनों की एक जैसी स्ट्रक्चर होती है, डाई एटॉमिक स्पीसीज है ये, और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जिनमें तीनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तीनों में, क्लियर, एक जैसी स्ट्रक्चर। अब लिखा हुआ है एक NO। अब सुनो देख ध्यान से, NO के बारे में सुनो। NO के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5, ऑक्सीजन के में 6, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 11।
अच्छा 11 होते ही ये इलेक्ट्रॉन, ये स्पीसीज बोली जाती है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इसलिए ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करती, ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करेगी, इसलिए ऐसे नहीं बनेगी, एक्सेप्शन केस है। तो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन होते हैं, तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कोई भी ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करती है, तो इसको इस तरह से नहीं बनाना, ठीक है, बस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनी रहेगी ऐसे। फिर बात करते हैं कार्बोनेट आयन की। कार्बोनेट में भी देखो कार्बन के वैलेंस शेल में 4, ऑक्सीजन के में होते हैं 6, 18 और 2 और ऐड करूंगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वही 24, यानी 12 पेयर बीच में रखना कार्बन को नाइट्रेट के जैसा, नाइट्रेट के जैसा, और उसी तरह से अरेंज कर लो जैसे नाइट्रेट किया था सेम, ठीक है साहब। तो क्या करना, आप 2 ऑक्सीजन के, दो तो एक डबल बॉन्ड बना लो, इनके बीच में एक एक बॉन्ड भर दो ऐसे, ठीक है, और बाकी ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, इसके पास 2 आएंगे, बाकी सब के पास में 3-3 पेयर, काउंट कर लीजिए 12 पेयर हो गए टोटल, और सबका ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, सबका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, सबका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। तो आप ऐसे करेंगे, देखो बाद में कर देंगे, बोल दें, ठीक है ऐसे। तो अब इस पर फॉर्मल चार्ज निकालो, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे आप, तो देखो इधर ध्यान से, इस तरह से बॉन्ड करेंगे तो आपके पास में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस पर आ गया 0, इस कार्बन ऑक्सीजन पे बात करेंगे तो इस पर आ गया -1, इस पे भी -1, तो ये था अब आपके पास में कार्बोनेट आयन हो गया, चार्ज कितना है इस पे -1, ये लो साहब, ये आपका कार्बोनेट आयन, क्लियर। इसी तरह से एक अमोनियम आयन भी दिखा रखा है मैंने, बिल्कुल सिंपल, ये सेकंड पीरियड की कुछ स्पीसीज थी जो आपको बनाने आनी चाहिए। अब पहले भी अमोनियम आयन भी देख लो, कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सिंपल, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बोले साहब 5, हाइड्रोजन के में 1, अच्छा अब 4 हैं, अच्छा अब इस पर चार्ज है पॉजिटिव, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए साहब 8, 8 का मतलब 4 पेयर, बीच में लिख दो नाइट्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन पॉलीवैलेंट एटम नहीं है, नाइट्रोजन को लिखो बीच में 4 और एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लिख दो, बोलो सबका हो गया साहब, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हीलियम के जैसा डुप्लेट, समझ रहे हो, लो साहब सिंगल बन गया बॉन्ड चारों में। फॉर्मल चार्ज निकालो, हाइड्रोजन फॉर्मल चार्ज का वही एक पॉइंट अब तो याद हो गया होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं कि बॉन्डेड पेयर के इलेक्ट्रॉनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो और वैलेंस शेल के न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से कंपेयर कर लो, जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में होता है 1 न्यूट्रल में जब कोई चार्ज नहीं होता, अब भी 1 इसलिए 0, अच्छा सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लो साहब ये फॉर्मल चार्ज का एक सिंपल सा आपको टेक्निकल बता दिया। वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5, न्यूट्रल में आप कितने दिखाई दे रहे हैं 4, इसलिए इस पर है वो +1 चार्ज, खत्म। तो ये तो बात हो गई दोस्तों आपके पास में किसकी, सेकंड पीरियड के। अब कुछ मैं आपको स्पीसीज दे रहा हूं थर्ड और हायर पीरियड की, उनमें क्या बात है खास वो सुन लो, वो ऑक्टेट की बात नहीं है, उनके अंदर वो ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड कर सकती हैं, क्योंकि उनके वैलेंस शेल में होते हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल, और जिस स्पीसीज के वैलेंस शेल में एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं वो चाहे तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर दे, और उनमें मैक्सिमम जो वैलेंस है किसी एलिमेंट की, वो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी हो सकती है, जैसे कुछ हालांकि एक्सेप्शन भी रहते हैं, जैसे फ्लोरीन हमेशा मोनोवैलेंट ही है, ठीक है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनों के बराबर हो सकती है हाईएस्ट वैलेंसी, जिसमें फ्लोरीन है ऑक्सीजन ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये क्या है ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकती ये स्पीसीज, तो इनको छोड़ के और बाकी अदर जो स्पीसीज है वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकती हैं। जैसे मैं आपको अब यहाँ पर कुछ स्पीसीज समझाऊंगा, कौन सी स्पीसीज बताता हूं जो ऑक्टेट रूल को एक्सपेंड करती हूँ, जिनमें हायर और थर्ड और हायर पीरियड के एलिमेंट है। जैसे देखो अब आप ध्यान से देखिए, ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। जैसे देखो ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन टाइम जिनको कहते हैं ना, एक्सपेंशन भी हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी रहती हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हैं। मैं 4 स्पीसीज समझाऊंगा आपको, देखो जिसमें पाई बॉन्ड डी पाई, और इस तरह से आपको सब आनी चाहिए। वैसे बिल्कुल सिंपल स्पीसीज बताऊंगा, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं SO3 के बारे में, ठीक है, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको आप चाहो तो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते थे या एक्सपेंड भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले स्पीसीज में ये 4-5 स्पीसीज सल्फर की, कुछ फास्फोरस की एक्सप्लेन करूंगा। SO3 है तो जर्नल यदि कोई पूछेगा तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6 बॉन्ड तक बना सकती है, और ऑक्सीजन आपको पता है कि जनरली 2 बॉन्ड बनाते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के। लो साहब देखो, तो अब यहाँ पर जो मैंने सल्फर लिखा है इसका ऑक्टेट का एक्सपेंशन हुआ, आउटर मोस्ट शेल में कितने 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए थर्ड और हायर पीरियड एलिमेंट में ये लिमिट नहीं होती कि साहब 8 से ज्यादा हो सकते हैं कि नहीं, बोले हाँ हो सकते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल। तो ये जर्नल स्ट्रक्चर हो गई साहब आपके पास में किसकी, SO3 की। बस सेकंड पीरियड में फिर भी ध्यान रखना ऑक्सीजन का ऑक्टेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। अच्छा अब इस पे चेक करते हैं कि साहब किस टाइप का, तो ये बॉन्ड है सिग्मा है, पाई है, पाई किस टाइप के बॉन्ड है, पी पाई डी पाई, इसका और कहाँ पे बना हुआ है। तो आपको 4 पॉइंट होते हैं। देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये स्ट्रक्चर सल्फर की किस स्टेट में बनी होती है,
तो सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p4 ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में ये जो सल्फर है ओनली 2 बॉन्ड बना सकती है। देखो एक बार, क्योंकि आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कैसे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो ग्राउंड स्टेट में केवल सल्फर 2 बॉन्ड बना सकती है, जबकि यहाँ पे बनाए मैंने 6, इसका मतलब इसमें नहीं बनी। अब इसको एक्साइट करो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आपको पता है ना इसके पास में डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है एम्प्टी। तो इसमें क्या करना, सबसे पहले 3p के एक इलेक्ट्रॉन को पास में से करना, 3p के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 3d में डाल दो। तो ये था अब इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। 3s में तो वही 2 रहने दो, 3p में हो गए 4 और 3d में हो गया 1। अब आप मुझे बताओ कि अब इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सल्फर कितने बॉन्ड बना सकती है। तो आप चेक कर लेना, जिसके अंदर आपके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ना या अनपेयर्ड ऑर्बिटल, उतने बॉन्ड बना सकती है। क्योंकि ओवरलैपिंग में कोवलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से बनता है जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड बना देगी। बोले अभी भी नहीं बना, तो क्या करोगे आप, एक बार और एक्साइट करो, इसको सेकंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाओ। ले रहा हूं, सेकंड में एक 3s के इलेक्ट्रॉन को भी कहां पर कर दो, 3d में। अब ये साहब आपके पास में ये 3s था, ये 3p, 3 ही रहेंगे, और 3d में हो गए 2। अब ये स्ट्रक्चर या ये जो सल्फर है इस सेकंड एक्साइटेड स्टेट में 6 बॉन्ड बना सकती है। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। लो, ये साहब इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट हुई। 3 स्पीसी, 3-4 स्पीसी तो आपको मैं इसी की समझाऊंगा, फिर एक और समझाऊंगा। लो, तो देखो पहला क्वेश्चन आया कि साहब ये जो SO3 आपने लिखी है और ऑक्टेट को एक्सपेंड किया है, ये किस स्टेट में बनी हुई है। तो पहला आंसर सल्फर की सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनी हुई है। आप बोले साहब विच टाइप पाई बॉन्ड, विच बॉन्ड एंगल, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल। उसके लिए आप हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो। तो हाइब्रिडाइजेशन में आपको बता रखा है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, या आपको एक फॉर्मूला लिखा रखा है। तो sp2 हो गया हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में एक s और 2p चलेंगे साहब। हाइब्रिडाइजेशन में कौन से बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। मैं लिख देता हूं इसको। लो साहब, ये साहब इसने क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया। देखो sp2, एक s और 2p इक्विवेलेंट एनर्जी के ऑर्बिटल अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये जो SO2 बनी हुई है, ये जो मैंने लिखा है, ये sp2 सिग्मा बॉन्ड बन गया। कोई पूछे किससे बना हुआ है, तो आप बोलेंगे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सल्फर एंड p एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, उनसे बना हुआ है साहब ये बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं साहब ऑक्सीजन की। अब देखो इस सल्फर के पास ये 3 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये ऊपर लिख रहा हूं, उसमें एक तो p है, तो ऑक्सीजन के पास तो p है, तो एक तो कोई भी हो सकता है रेजोनेंस, वैसे आप बता देता हूं। तो आप बोलेंगे साहब एक तो p पाई बॉन्ड है, चेक कर लो, ये रहा, इस p को लिया मैंने। और अब सल्फर के पास में 2 d है, इसलिए ये भी d पाई और ये भी d पाई। वैसे मैं आपको समझा दूं कि रेजोनेंस जिन मॉलिक्यूलों में होता है वो आइडेंटिकल होते हैं, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। इसलिए कोई पूछे किस टाइप के पाई बॉन्ड है, तो आपका आंसर क्या हुआ कि साहब 2 तरह के पाई बॉन्ड है। वैसे एक का नाम p पाई है और 2 पाई बॉन्ड का d पाई है। और जो सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं वो sp2 p हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हुए हैं। ये थी साहब आपके पास में SO3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट 120 के। ठीक है, अच्छा अब देखो यहीं पे समझाता हूं आपको। अब इसके जैसी बात करते हैं, इसी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में देखो कौन कौन सी स्पीसीज जो जनरली आपसे पूछी जाती हैं। देखो एक स्पीसीज देखो आप, सल्फेट आयन SO4-2, इसको भी आप उसी तरह बना लेंगे। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है, 6, तो बना लो। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना सकती है मैक्सिमम, बनाने को तो 4 तक हो सकते हैं, लेकिन 2 बॉन्ड बनाती है जनरली। तो एक नेगेटिव चार्ज इस पर लिख दो और एक नेगेटिव चार्ज ऑक्साइड, ये हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट। देखो सल्फर में तो एक्सपेंड करी, तो ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, तो ये 5 और एक कहीं से ले रखा है। इसी तरह से इसके ये 5 दिखा रहा हूं आपको, ये 5 तो हो गए क्योंकि एक इसका भी है, और ये कहीं से ले रखा था। अब ये है आपके पास में सल्फेट आयन। फिर बोलो सल्फर की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट तो +6 है और वैलेंसी कितनी है, 6। तो 6 किस में बनेगा, इसी में बनेगा, वो ध्यान रखना, एज सेकंड एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोले साहब, अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, इसका मतलब एक s, ये लो एक s और 3p, ये तो बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो 4 ऑक्सीजन जोड़ दो साहब इनसे, ये लो जी, ये 4 मैंने ऑक्सीजन जोड़ दी जिन्होंने क्या बना रखे, सिग्मा बॉन्ड sp3 में, ध्यान रखना, इस तरह ऐसे लिख रहा हूं। अब पाई बॉन्ड बनेगा, तो कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, उसके लिए दोनों d ऑर्बिटल अवेलेबल है, बस खत्म। तो एक ये पाई बॉन्ड बना दिया, एक कहीं भी बना लो, उससे कोई बात नहीं है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, रेगुलर है, ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन है ही। तो ये कौन सा पाई बॉन्ड है, d p दोनों ही। ये भी कौन सा है साहब, d और p।
और यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, sp3 है, रेजोनेंस है ही, इसलिए रेगुलर मॉलिक्यूल है। क्लियर। अच्छा एक और समझाता हूँ यहीं पे, देखो सल्फर की स्पीसीज, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अच्छा ये तो जैसे यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सल्फेट। अब आपसे कोई कहता नहीं था मेरे को तो H2SO4 बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलोगे, सिंपल, इस नेगेटिव चार्ज को हटाओ और इस हाइड्रोजन को जोड़ दो यहाँ पे, लो साहब ये H2SO4, दोनों में से ही करो, ये लो। तो ये था, अब आपके पास में क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ भी नहीं है, आप सल्फेट के लिखने के बाद में हाइड्रोजन को एंड पे जोड़ा करो, हाइड्रोजन कस में आएगी, एंड पर, ठीक। इस तरह से आपने ये हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये बन गया सल्फ्यूरिक। एक और समझाता हूँ इसी की स्पीसीज, देखो नाम है उसी स्पीसीज का, SO2 ही सुन लो पहले, पहले एक छोटी स्पीसीज है SO2, बोले सल्फर डाइऑक्साइड। तो सिंपल पॉइंट यही है आपके पास में, बोले था ऐसे बना लेते हैं, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकती है, बोले 4 बॉन्ड बना लिए हमने, कोई बात नहीं। 4 किस में बनाएगी, सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, SO2 की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर आओ, क्या बना लेगी ये, 4 बॉन्ड बना सकती है। अब यहाँ पर देखो एक बार, इसको हटा देता हूँ थर्ड वाले को थोड़ा सा, जिससे दिखाई दे, इसमें बनी हुई है आपके पास SO2 इस स्टेट में। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गई, sp2 का मतलब एक, ये लो ए देखो ध्यान से, ये तो गए हाइब्रिडाइजेशन में, फिर वही लाइन, तो सल्फर का एक जो लोन पेयर है ये तो किस में है, एक्चुअल में SO2 में, ठीक है, ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है sp2 में, और सल्फर ने एक इससे बना लिया था, आपके पास में कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लो ये बना लिया था सिग्मा बॉन्ड। अब बनेंगे इसके अंदर पाई बॉन्ड, अब क्या बनेंगे यहाँ पर पाई बॉन्ड। तो देखो एक तो आपके पास में सल्फर का पी है, तो ये तो पी पाई हो गया, ऑक्सीजन के पास पी होता है, उसके पास डी होता ही नहीं है, ठीक है, सेकंड पीरियड में डी नहीं होता, एक तो पी पाई बॉन्ड हो गया। अब सल्फर का ये दूसरा था डी, तो ये एक बन गया था अब आपके पास में डी पाई बॉन्ड, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों रेजोनेंस है, क्योंकि या फिर मैं ऐसे बोलूं कौन सा है, डी पाई बोलो कोई भी हो सकता है, इसका मतलब दोनों बॉन्ड आइडेंटिकल है रेजोनेंस की वजह से। क्लियर। तो ये था आपके पास में कौन सी थी, SO2 स्पीसीज। अच्छा अब एक सल्फर की और बताता हूं आपको थोड़ी, जिसमें क्या है कि पॉलीन्यूक्लियर सल्फर होते हैं, यानी एक से ज्यादा। तो ये सेकंड एक्साइड स्टेट फिर लिख देता हूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट फिर लिखी हुई है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन था, 3p में वही 3, और 3d के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, जिससे 6 बॉन्ड बना सकती है। एक स्पीसीज लिख रहा हूं जिसको आप कई नाम से जानते हैं, एक तो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एक पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, और एक कहते हैं आप ओलियम। देखो उस स्पीसीज को मैं आपको समझाता हूं उसके बारे में, रुक जाओ ऊपर कर देता हूं। नाम है H2S2O7, ठीक है। क्या था एक्चुअल में, जो H2SO4 है ना, H2SO4 उसके 2 मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल जब बाहर निकल जाता है तो ये स्पीसीज बनती है। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो ना और उससे एसिड बनता हो तो उसको कहते हैं पायरो, प्रीफिक्स लगाते हैं पायरो, तो इट इज ऑल्सो नोन एज पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, कई नाम, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं इसको आप, डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और इट इज कॉमनली नोन एज ओलियम, इसको ओलियम भी कहते हैं। बोले साहब इसके बारे में बताओ ये कैसे बनी हुई है, तो देखो अब आप स्टार्ट करता हूं देखना। तो ये तो इसका नाम वाम बता दिया। अच्छा इस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में 2 सल्फर हैं, ठीक है, पहले इसका फॉर्मूला समझा दूं आपको, रुक जाओ, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे देखना, H2S2O7, ठीक है, 2 सल्फर हैं, ठीक है। तो सल्फर पॉलीवेलेंट एटम है, बीच में रखो और इसके चारों ओर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, 7 ऑक्सीजन है, ये लो 7, सिमेट्रिकली मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप चेक कर लो, कुछ नहीं किया मैंने तो, ठीक है। और हाइड्रोजन आपको पता है कि मोनोवेलेंट एटम है, इसलिए एंड पे ही जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया ऐसे, ठीक है। हाइड्रोजन आपको पता है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर या डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है, और ऑक्सीजन नॉर्मल बॉन्ड बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए 2 बॉन्ड बना लो। देखो तो इनके संग मैंने बॉन्ड बना दिया, ऑक्सीजन का हो गया, इसके संग भी बना दिया। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 6, मैंने 6 ही बनाए, आप चेक करो, लो देखो सबकी बात कंप्लीट हो गई, ये लो, ये लो, कुछ नहीं किया, नथिंग। अब कोई पूछे बताओ साहब ये पाई बॉन्ड कहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर हाइब्रिडाइजेशन में जाना पड़ेगा। पहला पॉइंट ये कि साहब ये कंपाउंड सल्फर की किस स्टेट में, बोले साहब ये सेकंड एक्साइड स्टेट में, क्योंकि सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पर, 4, सॉरी सल्फर ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 6, तो 6 बनाता है ये सेकंड एक्साइड में। फिर कोई पूछे साहब ये पाई बॉन्ड कैसा है, तो उसके लिए आप इसमें फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो। तो इस सल्फर पर क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है, sp3, sp3 का मतलब फिर समझ गए आप, ये लो
ये तो गए किसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड बनाने में। ये चारों, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, ये तो बना लिया आपने किससे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। अब जो भी सल्फर पाई बॉन्ड बनाएगी वो डी पाई पी पाई बॉन्ड होंगे, देखो तो क्योंकि सल्फर के पास है ही डी और इसका पी, इसका, तो इसके अंदर दोनों जितने भी पाई बॉन्ड है, यहाँ भी दोनों है, यहाँ कौन से बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड, डी पाई पी पाई, क्योंकि इसके पास अनहाइब्रिड ऑर्बिटल डी है, डी और एक ऑक्सीजन का पाई, ये लो साहब पी पाई। इसी तरह से इसका डी, तो दोनों बॉन्ड डी पाई पी पाई है। ये था आपके पास में पायरो सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, या इसको ओलियम भी कहते हैं, या डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो कितनी बड़ी स्पीसीज हो, देखो एक और समझाता हूँ आपको, सुनो एक और बड़ी स्पीसीज दिखाऊं इसके बड़ी, वो बस ऐसे ही आप इनको ध्यान रखो कि किस टाइप के पाई बॉन्ड है, 1 मिनट में आंसर आ जाते हैं। देखो लिख देता हूं, देखो जो आपने बना रखे ऐसे ही सेकेंड एक्साइज स्टेट में ही है ये। एक स्ट्रक्चर है H2S2O8, मार्शल एसिड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, मार्शल एसिड। स्ट्रक्चर कैसे लिखनी है वो आपको समझा दिया। बीच में लिखो सल्फर और चारों ओर लिखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्या लिखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अच्छा 7 थे तो मैंने ऐसे अरेंज कर लिया था, अब 8 है तो ऐसे लिख दिया। और हाइड्रोजन को कहाँ पे लिखेंगे, एंड पे, तो हाइड्रोजन को लिख दिया एंड पे। हाइड्रोजन का तो इस तरह से आप केवल डुप्लेट कंप्लीट कर सकते हैं। ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है उसको एक ही बॉन्ड की जरूरत है। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है साहब, 6 बना दो साहब, लीजिए ये लो, ये बन गया, चेक कर लो, हो गया। कुछ नहीं किया ना, बस वही डी पाई पी पाई बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, इसलिए इसको पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो तो क्या लगाते हैं, पेरोक्सो, और 2 सल्फ्यूरिक एसिड है इसलिए डाई सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरह एक स्ट्रक्चर और होती है आपको बताऊं सल्फर की, कैरो एसिड। तो इनको आप थोड़ा सा तैयार करना है, और नथिंग, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आते रहते हैं। और इसी साल आया नीट में, उसने पूछा था कितने OH बॉन्ड है, हाइड्रोक्सी बॉन्ड है, किस टाइप पी पाई, तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखा करो। इसी तरह से देखो एक स्ट्रक्चर और H2SO5, ठीक है, सल्फर को रखो और चारों ओर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगाओ, तो 4 तो ऑक्सीजन लगेंगी, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन के संग, और एक ऑक्सीजन इधर लगाओ। ठीक है, और फिर आपको पता है कि ऑक्सीजन का क्या करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, सल्फर को एक्सपेंड कर दो, बन गया था। इसको भी पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसका नाम कैरो एसिड भी कहते हैं। क्या कह देते हैं इसको, कैरो एसिड, और क्या कहते हैं, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। एक पेरोक्साइड बॉन्ड है, इसको कहते हैं पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन से पाई बॉन्ड है, वो ये डी पाई वी पाई, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपसे आनी चाहिए। एक आपको फॉस्फोरस के कंपाउंडों की और बताता हूँ, देखो उनमें क्या खास बात है। देखो फॉस्फोरस या फॉस्फेट आयन, देखो ये भी 3rd पीरियड का एलिमेंट है फॉस्फोरस। ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, हाईएस्ट वैलेंसी 5 तक हो सकती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केस अलग होते हैं, बाकी जनरली मैक्सिमम वैलेंसी 5 तक हो सकती है। जैसे देखो आप बोले साहब इस फॉस्फेट आयन को बताओ, तो बीच में लिखो फॉस्फोरस को, चारों ओर लिखो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, लिख दिए साहब। फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 5 बॉन्ड, तो एक के साथ तो ऐसे बना लो, और बाकी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लिख दो, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन का। देखो समझो, ऑक्सीजन के वैलेंट में होते हैं 5, जैसे इसके में 6 थे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ये कहीं से एक ले लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसने ऑक्सीजन ने भी ले रखा है, उसको जरूरत नहीं है, ऑक्टेट वैसे ही हो रहा है, और इस ऑक्सीजन को भी एक की जरूरत है, क्योंकि 5 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास में एक और कर दो, ये लो साहब, अब ऑक्टेट कंप्लीट। ये है फॉस्फेट आयन। फिर बोले कितनी वैलेंट है, 5। अब फॉस्फोरस बोले किस टाइप का पाई बॉन्ड है, तो चेक करो, फॉस्फोरस भी ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बना सकती है। देखो 3s2 और 3p3, नाइट्रोजन फैमिली में निकोजेंस है ये, निकोजेंस, इसलिए ये था 3 बॉन्ड, और यहाँ पर कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, 5। इसका मतलब एक्साइड स्टेट में जाएगा, तो 3d पड़ा हुआ है एम्प्टी ऑर्बिटल। क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन को, इस 3s के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइड करके कहाँ पे भेज देना, 3d में। तो ये था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या इसकी एक ही एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, इसलिए फर्स्ट कहो चाहे मत कहो, इस एक्साइटेड स्टेट में बनाएगी ये 5 बॉन्ड। लो जी, पहले तो ये बात बता दी, एक्साइटेड स्टेट में कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 5। इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालो कितनी है, sp3। इसका मतलब ये तो चलेगी सब सिग्मा बॉन्ड में, इसने तो क्या बना लिया, सबके सबने सिग्मा बॉन्ड बना लिया चारों ऑक्सीजन से। एक ऑक्सीजन बना रही है पाई बॉन्ड, तो सीधी सी बात है, इसके पास डी ऑर्बिटल है, तो डी पाई पी पाई बॉन्ड बन गया। ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, खत्म। ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे जिनको थोड़ा सा आप बनाओ, और इसको और देखो क्वेश्चनों को, और देखते रहा करो, और बहुत से मैंने डाल रखे स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में, पुरानी डीपीपी वगैरह देख सकते हो। ठीक है, बंद कर रहा हूँ, ओके बाय।